हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 10 जो कि है इनकम टैक्स। फर्स्ट क्लास हमारे इनकम टैक्स की हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक किया था। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में एंड द स्कोप ऑफ इनकम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 2 देखा था जो था डेफिनेशन का। मैंने आपको बताया भी था, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज सेक्शन 2 क्लॉज 31 से स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें दे रखी है डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन क्या है ये आपको सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर बताया गया है। स्टार मार्क कर लो, ये सेक्शन आपको याद रखना है। पर्सन किस में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में आपके 7 टाइप ऑफ पर्सन आपको बताए गए हैं। फर्स्ट आपका इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक कंपनी जिसके ऊपर हमारा कंपनी एक्ट लगेगा। फर्म आता है, पार्टनरशिप एक्ट लगता है, पार्टनरशिप फर्म भी से बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP एंड BOI। AOP और BOI आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड पे बनाई जाती हैं। जैसे ही वो आपका पर्पस कंप्लीट हो जाता है इनको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपकी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का आप एग्जांपल ले सकते हो, आपकी म्युनिसिपल पैलिटीज, आपके नगर निगम, वो आपके लोकल अथॉरिटीज के अंदर आता है। एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आपका एक लॉ के अंदर एज ए पर्सन आता है। कंपनी जो होती है वो भी आपकी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का ही एग्जाम्पल होती है। उसके अलावा भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो देखो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो खुद एज ए पर्सन एग्जिस्ट करती है, जो अपने नाम पे केस कर सकती हैं, जो अपने नाम पे पैसा उधार ले सकती हैं, जो अपने नाम पे एसेट परचेज कर सकती हैं। अपने नाम पे परचेज करने का मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर नहीं परचेज कर रहा, उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर अलग है एंड ऑर्गेनाइजेशन अलग है। बेसिक तरीके से इसको समझने के लिए अकाउंट की क्लास मैंने ली थी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें मैंने इस टर्म को बहुत बढ़िया तरीके से विद एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया था, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना बताया है सिर्फ इतना ही याद रखो। 7 टाइप के पर्सन होते हैं, कौन कौन सा पर्सन होता है आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब हर एक पर्सन का अपना रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। हर पर्सन मतलब इंडिविजुअल आपका रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है। रेसिडेंसीशिप भी उसके 2 टाइप से होती है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है और नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। तो सेम इसी तरीके से हर एक पर्सन का इंडिविजुअल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है और क्या क्या इंडिविजुअल स्टेटस हो सकता है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक होप्सो किसी का कोई डाउट नहीं होगा। वैसे इंडिविजुअल का स्टेटस मैंने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, आज के क्लास में एक बार दोबारा कर देती हूँ। सबसे पहले इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है 2 कंडीशन में। इन 2 कंडीशन को बोला जाता है बेसिक कंडीशन। ये आपका इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन किया गया है सेक्शन 6(1) के अंदर। ध्यान रखना ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जो जो सेक्शन मैं बताती चलूंगी वो इंपॉर्टेंट है, बाकी A to Z सेक्शन को आपको याद नहीं करना है, जो मैं बताऊं उसको याद करना जरूरी है। गॉट इट? सबसे पहले एक इंडिविजुअल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बनता है। एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है 182 डेज तक वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया में होना चाहिए। 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर वो इंडिया के अंदर होना चाहिए।
ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर एक पर्सन है जो 182 डेज तो नहीं है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है रेसिडेंट बनने की? 60 डेज और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, प्लस, ध्यान रखना प्लस है, प्लस 365 डेज और मोर इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के अंदर वो 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर होना चाहिए। शॉर्ट में चीजें समझ में आई? रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का डिफाइन है सेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 6 में बेसिक कंडीशन दे रखी है सेक्शन 6(1) के अंदर। एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा इंडिया के अंदर इफ एनी वन कंडीशन अगर फुलफिल होगी, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो हम उसे रेसिडेंट मान लेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? फर्स्ट कंडीशन है 182 डेज वाली। 182 डेज में क्या बोला है कि 182 डेज और मोर वो इंडिया के अंदर होना चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर स्टे होना चाहिए। अब एक पॉइंट और यहाँ पे ही स्टार लगा लेना, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर साफ साफ ये चीजें लिखी हैं, जिस दिन वो पर्सन आया है और जिस दिन वो पर्सन जा रहा है, उन दोनों डेज को ही हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट था। अगर डेज की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है ऑफकोर्स आपका, तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते समय, जिस दिन वो आया है उस दिन को भी आप इसी में ऐड करोगे और जिस दिन वो जा रहा है उस दिन भी आप ये मान लोगे कि वो इंडिया के अंदर ही था। समझ में आया? नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन क्या है? या तो 60 डेज और मोर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर होना चाहिए, प्लस 365 डेज और मोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के अंदर इंडिया के अंदर होना चाहिए। बेसिक कंडीशन हमारी समझ में आई? बेसिक कंडीशन समझ में आई? अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होगी तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, अगर नहीं हुई तो ऑफ कोर्स वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट एडिशनल कंडीशन पे। अगर एक पर्सन रेसिडेंट बन गया तो अब दो कंडीशन है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास है एक कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन है? 730 डेज और मोर इन 7 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर वो इंडिया में होना चाहिए, प्लस वो रेसिडेंट होना चाहिए ऑफ 2 ईयर आउट ऑफ, एक सेकेंड, आउट ऑफ 10 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर ये एक कंडीशन फुलफिल होगी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जैसे इसमें ये दो थी ना, प्लस है, इसमें ध्यान रखना ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? 730 डेज इन 7 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्लस रेसिडेंट होना चाहिए वो पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल के अंदर। इसको भी रीड कर लें एक बार। देखो एडिशनल कंडीशन क्या है फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनली के लिए, ये सिर्फ इंडिविजुअल के केस में बता रखा है, कंपनी एंड ऑल के केस में नहीं। टू बिकम ए रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 साल में, पिछले 10 साल में से वो किसी भी 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए। क्या? पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए, प्लस
730 डेज 730 दिन या उससे ज्यादा पिछले 7 साल के अंदर वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है पिछले 7 साल में से टोटल मिला के 730 डेज या उससे ज्यादा वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। समझ में आया यहाँ तक? क्या बस इतना ही है? नहीं, इतना ही नहीं है। सुनो, कुछ कंडीशंस ऐसी, 3 सिचुएशन हमारे पास ऐसी आती हैं जिसमें मैं ये सेकंड कंडीशन को नहीं लेके चलती। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही मेरी फुलफिल होनी जरूरी है, और ये है हमारा एक एक्स्ट्रा प्रोविजन। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था प्रोविजन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, असम्पशंस कब बनती हैं, सब कुछ पिछले क्लास में बिल्कुल बेसिक करवाया था। अब ये नई नई टर्म मैं बार बार यूज करूंगी, प्रोविजन एंड ऑल, तो पिछले क्लास एक बार जरूर देख लेना भाई, प्लेलिस्ट को रेफर कर लेना कंप्लीट, आपको हर चीज मिल जाएगी वहां पे। देखो, जो ये वाली कंडीशन है ना, 3 ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करना ही मैंडेटरी है आपके लिए रेसिडेंट बनने के लिए। कौन सी 3 असम्पशंस है उसकी वो लिखो। सिटीजन जो है वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है लीव फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक सिटीजन इंडिया को छोड़ के जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि अब वो इंडिया में नहीं रहेगा। आप ये भी कह सकते हो, वैसे ये इसी का पार्ट ही बन जाता है, अलग तो मैं इसे नहीं कहूंगी, कि वो जो सिटीजन है वो सेटल डाउन हो गया है, सेटल डाउन इन अब्रॉड, सेटल, और यू कैन से सेटल्ड इन अब्रॉड, वो सेटल्ड हो गया है अब्रोड के अंदर, और वो इंडिया में आया है फॉर विजिट के लिए, वो विजिट के लिए या घूमने फिरने इंडिया में आया है, तो वो भी आप उस पर्सन के ऊपर भी आपकी 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है आपकी कि एक पर्सन है वो सिटीजन है इंडिया का, बट वो मेंबर है इंडियन शिप का, मतलब क्रू मेंबर, यू कैन से मेंबर ऑफ इंडियन शिप, वो इंडियन शिप का मेंबर है, क्रू मेंबर है आप कह सकते हो, तो उसको तो काम ही ये है एक बार इधर एक बार उधर जाना, तो उसके ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ आपकी 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। समझ में आया ये भी? लेकिन इसी में ना जो ये विजिटिंग इंडिया वाली है, इसी में आपकी एक असम्पशंस और आ जाती है। वो क्या है? वो ये है कि इंडिया जो है वो सिटीजन या पीआईओ है, और वो प्रीवियस ईयर के अंदर 15 लाख मैक्सिमम, ये 15 लाख तक की इनकम अर्न कर रहा है, तो उसके ऊपर भी आपकी सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन ही फुलफिल होगी। लेकिन अगर वो 15 लाख से ज्यादा अर्न करता है, इसको मैं एक सेकेंड रुको, मैं इसको यहीं पे लिखना चाहती हूँ वैसे तो, लेकिन वो 15 लाख से ज्यादा अर्न करता है तो उसके लिए हमारे पास एक नई कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो लिख लो। उसके ऊपर एक कंडीशन तो ये 182 डेज वाली लगेगी, दूसरी कंडीशन उस पर कौन सी लगेगी? 120 days or more in relevant previous year plus 365 days in 4 immediate preceding previous year। देखो यहाँ 60 days था, लेकिन अगर वो पर्सन 15 लाख से ज्यादा कमाता है, मोटी मछली है आप ये कह सकते हो, तो उसके ऊपर हमने ये तो देख लिया कि सिर्फ हमारी ये कंडीशन लग सकती है, लेकिन मोटी मछली है, हम तो चाहते हैं कि वो टैक्स दे, तो उस मोटी मछली के लिए हमने एक और नई कंडीशन बना दी जो है 120
डेज वाली। उसके लिए हमने एक कंडीशन और बना दी जो है 120 डेज वाली। समझ में आया? जो क्वेश्चन आता है ना वो आपके इन एसम्पशन से ही आता है, ये ध्यान रखना भाई। दोबारा बताती हूँ, देखो एक बार। पहली कंडीशन तो ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गया और वो वहीं पे सेटल डाउन हो गया, और वो घूमने के लिए इंडिया के अंदर आया है, तो भी उस पे 182 डेज वाली लगेगी। ध्यान ये रखना कि उसकी इनकम इस केस में 15 लाख से कम की होनी चाहिए। अगर 15 लाख से इनकम ज्यादा हो गई तो उसके ऊपर ये वाली कंडीशन भी आ जाएगी, उसके ऊपर फिर ये वाली कंडीशन भी आ जाएगी। और अगर वो इंडियन शिप का मेंबर है तो भी उसके ऊपर ओनली 182 डेज वाली कंडीशन ही लगेगी। समझ में आया यहाँ तक? इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा क्रिस्टल क्लियर है। एक पॉइंट और भी ऐड ऑन कर लो, जब हम इस कंडीशन के थ्रू रेसिडेंट बनता है कोई पर्सन, तो उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सीधा हम रेसिडेंट नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में डालते हैं। बाय डिफॉल्ट वो हमेशा ऑर्डिनरी एंड नॉट ए रेसिडेंट नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो सेकंड कंडीशन से रेसिडेंट बनता है तो बाय डिफॉल्ट वो रेसिडेंट एंड नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। इंडिविजुअल का क्लियर हुआ? अब आगे नेक्स्ट पर्सन पे चले। नेक्स्ट पर्सन पे चले, कहाँ है नेक्स्ट पर्सन? इंडिविजुअल क्लियर हो गया। नेक्स्ट HUF का रेसिडेंट स्टेटस देखते हैं। अभी अब किसका देखेंगे? HUF का। चलो देखो, सबसे पहले तो HUF होता क्या है? HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हमारे इंडिया के अंदर कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजियन पर्सन या आप कह सकते हो कुछ कास्ट कैटेगरी के अंदर कुछ चीजें करी जाती हैं। तो ऐसे कुछ बिजनेस जो कि हिंदू फैमिली करती हैं और वो बिजनेस कोई और पर्सन नहीं कर सकता या उस किसी और को वो आता नहीं है, वो उनकी फैमिली का स्किल सेट है। तो इस टाइप के बिजनेस को एक नया नाम दिया गया है जो कि है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है जो सारे टैक्सेशन के अंदर कॉमन एंसेस्टर्स पे मतलब हर तरीके से एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की तरीके से वर्क करता है। अब इसमें क्या आता है, इसमें एक टर्म आपको पढ़नी होता है, वो होता है कर्ता। अब ये कर्ता क्या होता है? कर्ता HUF का हेड होता है। HUF का हेड होता है, या आप कह सकते हो उस फैमिली का हेड होता है जो HUF बिजनेस को रन कर रही है। HUF के अंदर हमेशा कॉमन एंसेस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइनलीनेस डिसेंडेंट आपको देखने को मिलते हैं जिसमें डॉटर्स भी इंक्लूडिंग होती हैं। HUF के लिए एक स्पेशल एक्ट है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट। आपके लिए जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है कि इसका रेसिडेंशियल स्टेटस। एक HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे बनेगा? देखो, HUF बहुत इजी है, बहुत इजी। रेसिडेंशियल स्टेटस, वो रेसिडेंट बनेगा या वो नॉन रेसिडेंट बनेगा? ये डिपेंड करता है किस पे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, और आप कह सकते हो कि बिजनेस का कंट्रोल या मैनेजमेंट कहाँ से हो रही है। अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इट में बी फुल्ली
या पार्शली इंडिया से हो रहा है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर इंडिया से नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। समझ में आया? अब रेसिडेंट बन गया तो रेसिडेंट में ऑर्डिनरी बनेगा या नॉट ए ऑर्डिनरी बनेगा, ये डिपेंड करेगा कर्ता पे। कर्ता मैंने बताया हेड ऑफ फैमिली होता है। हेड ऑफ फैमिली मतलब एक इंडिविजुअल होगा। अगर वो पर्सन रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगी HUF। अगर वो पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो आपकी HUF नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगी। समझ में आया? सिंपल सा बस इतना है कि HUF रेसिडेंट या नॉट रेसिडेंट डिपेंड करेगी कंट्रोल या मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर, और वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा वो डिपेंड करेगा कर्ता पे। दैट्स इट। देखो HUF इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर या होली या पार्शियली इंडिया से है तो वो बन जाएगा रेसिडेंट। इफ अगर नहीं है तो वो बनेगा नॉट रेसिडेंट। समझ में आया? इफ HUF इज रेसिडेंट, अगर HUF रेसिडेंट बन गया तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी बनेगा वो डिपेंड करेगा कर्ता पे। कर्ता रेसिडेंट हुआ तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। कर्ता रेसिडेंट नहीं हुआ तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ये अभी हमने 2 आउट ऑफ 10 वाली सिचुएशन अभी देखी है ना, ये वही दे रखी है। समझ में आया? क्लियर हुआ पूरा? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट पर्सन क्या था हमारा? HUF भी हो गया जी, इंडिविजुअल भी हो गया, HUF भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट कंपनी पे। कंपनी ये आ गई कंपनी। कंपनी डिफाइन करी है सेक्शन 6(3) के अंदर। 6(1) के अंदर है आपका पर्सन, मतलब कि इंडिविजुअल। 6(2) के अंदर है आपका HUF। 6(3) के अंदर है आपकी कंपनी। कंपनी रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी? देखो जो हमने ये ऑर्डिनरी एंड नॉट ए ऑर्डिनरी का कंसेप्ट देखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका या तो इंडिविजुअल के केस में आता है या HUF के केस में आता है। बाकी बचे हुए 5% की सिर्फ 2 ही स्पेसिफिकेशन बनती है, या तो वो रेसिडेंट बनेंगे या वो नॉन रेसिडेंट बनेंगे। रेसिडेंट की फर्दर कोई बाइफर्केशन नहीं होगी। मतलब कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं आएगा कंपनी में। समझ में आया? अब वो रेसिडेंट कब बनेगी? जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से होगा, हॉयली, कंप्लीटली या पार्शली। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया से है ड्यूरिंग रेलेवेंट ईयर तो वो रेसिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज वो नॉट रेसिडेंट बन जाएगी। याद रखने के लिए पोयम याद रख लो। पोयम क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो कॉमर्शियल एंड मैनेजमेंट डिसीजन है वो इंडिया से होने चाहिए। जो कॉमर्शियल एंड मैनेजमेंट डिसीजन है अगर वे डिसीजन इंडिया से लिए जा रही हैं तो मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हुआ? कंपनी का केस भी समझ में आ गया। अब देखो आगे, कंपनी भी हो गई जी हमारी। अब आगे आ जाओ फॉर्म पे। फॉर्म मतलब पार्टनरशिप। अच्छा रुको, फॉर्म पे जाने से पहले एक चीज और बताती हूँ। भले ही जो आपकी कंपनी है, कहाँ गया मेरा कंपनी, हाँ ये याद रखना, भले ही जो आपकी कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है,
अगर फॉरेन कंपनी है ना और उसका पोयम इंडिया से है तो वो आपकी रेसिडेंट बनेगी, ध्यान रखना ये। देखो जो इंडियन कंपनी होगी ना वो तो हमेशा ही हमेशा आपके रेसिडेंट बन जाएगी। लेकिन जो फॉरेन कंपनी है उसका पोयम अगर इंडिया से है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से है, तो पिछले साल में कितनी भी टाइम पीरियड के लिए 2 महीने 4 महीने, मतलब पार्शली, फुली एंड पार्शली दोनों कंडीशन, तो वो आपकी रेसिडेंट बन जाएगी। फॉरेन कंपनी इंडिया की रेसिडेंट बन जाएगी उस केस में। गॉट इट। बाकी चारों ना आपके बहुत इजी हैं। फर्म में भी सेम वही होगा कि फर्म अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेज हो रहा है इंडिया से हॉयली या पार्शली तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सेम विद कंपनी, इजी है ना। एओपी एंड बीओआई सेम रूल होते हैं फर्म के साथ ही, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है तो वो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। इजी है ये भी। लोकल अथॉरिटी तो हमेशा ही आपका इंडिया की रेसिडेंट बनती है क्योंकि वो एस्टेब्लिश इंडिया में हुई है, काम इंडिया में कर रही है, ऑपरेट इंडिया में हो रही है, तो हमेशा ही आपकी रेसिडेंट बनेगी। देखो इनके ऊपर कभी क्वेश्चन भी नहीं आता, जो ये इजी इजी होते हैं ना इनके ऊपर कभी क्वेश्चन भी नहीं आता। लेकिन हाँ अभी हम सिलेबस कर रहे हैं तो एक बार तो कंप्लीट करेंगे ही। एजेपी रेसिडेंट वही, अगर कंट्रोल एंड मैनेज हो रहा है इंडिया से तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉट रेसिडेंट। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इंडिविजुअल से आते हैं और फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया। अब देखो ये हमने कल की क्लास में देखा था, सेक्शन 1 समझ लिया था। सेक्शन 2 आपका थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि हर एक जब नया टॉपिक होगा तो सबकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही दी गई है। लेकिन आज सेक्शन 2 से हमने डेफिनेशन पढ़ी है किसकी, रेसिडेंट पर्सन की। 7 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया था। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। चार्जिंग सेक्शन के अंदर कैसे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है जस्ट वो डिफाइन किया हुआ है। अभी करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड सेक्शन 6 हमने अभी कंप्लीट किया रेसिडेंशियल स्टेटस का। आज अभी और क्या करने वाले हैं, सेक्शन 5 हमारा बाकी है जो कि है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। समझ में आया किस तरीके से हम चल रहे हैं। कल वाली क्लास भी देख लेना प्लीज। देखो कल की क्लास में हमने इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर नोटिफिकेशन, ये सब देखा था। सारे कंपोनेंट कैसे कैसे इनकम टैक्स बनता है, कब कब चार्ज किया जाता है, कहाँ से पैसा आता है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, कहाँ पे ये बोला गया कि यूनियन टैक्स लगाएगा या स्टेट टैक्स लगाएगा, एग्रीकल्चर इनकम की एक्सेप्शंस आती है, हमने वो देखा। कल की क्लास में भी हमने बहुत कुछ किया था, इसको मिस मत करना। पहले वो क्लास देखना उसके बाद इस पे आना। ओके अब करते हैं अपना स्टार्ट, स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 क्या है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस सेक्शन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इस सेक्शन के अंदर पढ़ना है किस केस के अंदर कौन किस टाइप का रेसिडेंट आपको टैक्स देगा। देखो रेसिडेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ, रेसिडेंट नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट हमने देखा, या हमने देखा नॉट नॉन रेसिडेंट। देन हम देखेंगे हमारी इनकम, किस टाइप की इनकम पे कौन टैक्स देगा, ये पढ़ना है आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर। इनकम सबसे पहले इंडिया की देखते हैं। इंडिया की इनकम आप ये कह सकते हो इंडिया से इनकम रिसीव हुई है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, डीम्ड टू रिसीव है। डीम्ड टू रिसीव का मतलब क्या है कि हम मान लेंगे कि इंडिया से रिसीव हुई है। अगर इनकम इंडिया से रिसीव हुई है तो उस पर तीनों पर्सन ही टैक्स देंगे। इनकम का कनेक्शन जहां इंडिया से हो गया वहां पे रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी, मतलब तीनों पर्सन ही टैक्स देंगे क्योंकि इनकम तो इंडिया की है, इंडिया की इनकम है, बेशक नॉन रेसिडेंट है, इनकम का कनेक्शन अगर इंडिया से है तो टैक्स देना पड़ेगा।
अब अभी तक इनकम रिसीव नहीं हुई है, या आप कह सकते हो रिसीव नहीं है बट अराइज हो चुकी है, एक्रू या अराइज हुई है इंडिया से, एक्रू या अराइज हुई है, या डीम्ड टू बी एक्रू या अराइज है, तो उस केस में भी इनकम का कनेक्शन इंडिया से हो गया तो तीनों पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? अब आ जाओ आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं तो हम ले सकते हैं इनकम एक्रू या अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया से, इनकम एक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुई है, एक्रू अराइज एंड रिसीव है आउटसाइड इंडिया, बट उस बिजनेस का जो कंट्रोल है ना, उस बिजनेस का कंट्रोल है वो इंडिया से है, मतलब कि उस बिजनेस का पोएम आपका इंडिया से है, तो उस केस के अंदर आपका रेसिडेंट भी टैक्स देगा, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स देगा, लेकिन आपका नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा, क्योंकि इस केस के अंदर बिजनेस आपका कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। अब बिजनेस का कनेक्शन इंडिया से है, लेकिन नॉन रेसिडेंट का कनेक्शन तो इंडिया से नहीं है ना उसका इंडिया से कनेक्शन, ना उसका इनकम से कनेक्शन, फिर क्योंकि इनकम रिसीव बाहर हुई है तो जहां पे वो इनकम रिसीव हुई है तो वो वहां टैक्स देगा। समझ में आया? देखो एक बार दोबारा सुनो, यहाँ इनकम अराइज एक्रू और रिसीव हुई है आउटसाइड इंडिया से, बट जो बिजनेस का कंट्रोल है वो इंडिया में है। अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी वाला भी टैक्स देगा, क्योंकि बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है और वो इंडिया में ही रह रहा है। नॉट ऑर्डिनरी भी टैक्स देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडिया का रेसिडेंट बन चुका है, लेकिन नॉन रेसिडेंट का तो ना बिजनेस के साथ कनेक्शन हुआ ना इनकम के साथ हुआ। इनकम के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकम अराइज या थ्रू ही नहीं हुई इंडिया के अंदर। समझ में आया? तो इस केस में आपका नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देता। गॉट इट? एक केस और आता है, अगर यहीं पे आपका पोएम पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो जाता, सिचुएशन सारी वही है। क्या सिचुएशन है कि इनकम एक्रू अराइज और रिसीव हुई है बाहर से, और इस बार पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी बाहर ही है, तो उस केस में ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा। उस केस में ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा। समझ में आया? ना नॉट ऑर्डिनरी देगा, ना ही नॉन रेसिडेंट देगा। अब एक लास्ट पॉइंट क्या है कि इनकम जो है वो आपने पहले कभी किसी साल में कमाई है, 2-3 साल पहले या पिछले 1-2 साल पहले, और इस बार आप मतलब कि इंडिया के अंदर उसे लेके आ रहे हो, पहले की कभी कमाई हुई इनकम किसी दूसरी कंट्री से, अब इस साल आप इंडिया के अंदर लेके आ रहे हो, तो उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइम वो इनकम अर्न करी थी, जिस कंट्री में अर्न करी थी, उस टाइम पे शायद तुम टैक्स दे चुके हो, अगर वो टैक्सेबल स्लैब के अंदर आई होगी तो एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया ये कंसेप्ट? ये है पूरा का पूरा स्कोप ऑफ इनकम। एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड टेबल है ताकि बेटर तरीके से चीजें समझ में आए। देखो, टाइप ऑफ इनकम, फर्स्ट है इनकम रिसीव हुई है इंडिया में, इंडिया के अंदर रिसीव हुई है, इनकम का कनेक्शन बन गया इंडिया से, सभी टैक्स देंगे। नेक्स्ट है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव है इंडिया से, तो भी सेम इनकम का कनेक्शन इंडिया से बन गया, सभी टैक्स देंगे। इनकम एक्रू या अराइज हुई है इंडिया से, या डीम्ड टू बी एक्रू या अराइज है इंडिया से, अगेन इनकम का कनेक्शन इंडिया से हो गया तो सभी टैक्स देंगे। शॉर्ट इतना याद रखो, इनकम का कनेक्शन इंडिया से हुआ या उस पर्सन का कनेक्शन इंडिया से हुआ, पर्सन मतलब वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का,
उस पर्सन उस इंडिविजुअल का कनेक्शन इंडिया से हो गया तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इनकम एक्रू या अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रू या अराइज हुई है इंडिया से बाहर, ये तो टैक्सेबल होगा। ये टैक्सेबल नहीं होगा एक्सेप्ट अगर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है। ये देखो, ये मैंने जस्ट तरीका चेंज किया है, यहाँ मैंने आपको दो अलग पॉइंट बता दिए थे, यहाँ उसी में आपकी असम्पशंस दे दी। इस तरीके से आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। आप पढ़ते किसी और तरीके से हो, क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा जाता है तो कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो ये दोनों ही पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। इसमें एक 9th पॉइंट और ऐड कर लो, रेमिनेंट का, रेमिटेंस, सॉरी, रेमिटेंस मतलब बाहर पहले का कमाया हुआ पैसा फिर कभी आया है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। समझ में आया कंप्लीट कॉन्सेप्ट। स्कोप ऑफ इनकम अब सारा क्लियर है, रेसिडेंशियल स्टेटस भी क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीकल्चर इनकम करेंगे, अभी इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, आज हमने पर्सन किया है तो एक पॉइंट और देख लो इसी में। मेरे को ये बताओ, क्या हर पर्सन आपका एसएससी होता है? क्या हर पर्सन आपका एसएससी होता है? और हर एसएससी आपका पर्सन होता है? ये बता दो, क्या हर पर्सन एसएससी होता है और हर एसएससी पर्सन होता है? कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? देखो, पर्सन मीन्स क्या? पर्सन मीन्स 7 टाइप्स जो हमने पढ़ी। एसएससी मीन क्या? वो पर्सन जो टैक्स पे करेगा, वो पर्सन जो टैक्स पे करेगा। क्या जरूरी है 7 के 7 पर्सन टैक्सेबल स्लैब के अंदर आए? बिल्कुल भी नहीं। क्या सारे पर्सन टैक्सेबल स्लैब के अंदर आए? हर एक इंडिविजुअल का टैक्स लगता है, सभी तो टैक्सेबल स्लैब में नहीं आते। तो हर पर्सन तो एसएससी होता ही नहीं, लेकिन हर एसएससी जो है वो पर्सन होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, पिछले क्लास में करवाया था। क्या हर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बराबर होता है, या कोई भी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बराबर नहीं होता है? क्या हर बार प्रीवियस ईयर 12 मंथ का ही होता है? क्या हर बार असेसमेंट ईयर 12 मंथ का होता है? 4 स्टेटमेंट है, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है? यही क्वेश्चन है क्योंकि पिछली क्लास में करवाया ही मैंने आपको। जल्दी बताओ। देखो, असेसमेंट ईयर तो आपका हमेशा ही 12 महीने का होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है आपका 12 महीने का हो, ये गलत है। क्योंकि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2021 तो आपका प्रीवियस ईयर क्या बनेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 9 मंथ का हो गया इस केस में आपका। लेकिन असेसमेंट ईयर तो अगले साल 12 महीने का ही रहेगा। बिजनेस बीच में शुरू किया तो जरूरी नहीं है ना कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो। अब जर्नली क्या होता है कि आपका प्रीवियस ईयर जो है वो असेसमेंट ईयर वाला सेम नहीं होता। अगर 2021 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका प्रीवियस ईयर को तो बनेगा 2021, और इसका असेसमेंट ईयर क्या बनेगा? इसका असेसमेंट ईयर बनेगा 21-22। मतलब कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जर्नली सेम नहीं होता।
लेकिन वो सेम हो सकता है 5 कंडीशन पे। कौन कौन सी 5 कंडीशन थी, किस किस को याद है? ये है वो 5 कंडीशन। सेक्शन 172 के अकॉर्डिंग अगर आप शिपिंग बिजनेस कर रहे हो और आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको कहेंगे जाने से पहले टैक्स दे के जा भाई। नेक्स्ट सेक्शन 174, पर्सन परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है तो उसको कहेंगे जाने से पहले टैक्स दे के जा, उसी साल टैक्स ले लेंगे उससे जिस साल उसने कमाया है। सेक्शन 174 ए, एओपी, बीओआई एंड एजीपी, अगर इनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया या इनका पर्पस पूरा हो गया जिसके लिए ये बने थे तो इनको कहेंगे कि अभी के अभी टैक्स दे दे। 175, आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो किसी और के नाम पे ताकि तुम टैक्स से बच सको तो उसमें आपको कहा जाएगा कि भाई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से पहले इसका टैक्स दे, ऐसे अवॉइड नहीं कर सकता तो टैक्स को। एंड लास्ट इज डिसकंटिन्यू बिजनेस, बिजनेस आप बंद कर दिया तो आप कहोगे जी बिजनेस बंद कर दिया है तो आप टैक्स दे दो, अगले साल का क्यों वेट करना। लेकिन इस केस में आपका एक स्पेशल केस भी आता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपका दिल करे तो इस साल दे दो अदरवाइज अगले साल टैक्स दे देना, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, ये भी ध्यान रखना। निमोनिक हमने याद किया था सलाद, सलाद। एस शिपिंग बिजनेस, एल लीव फ्रॉम इंडिया, ए एओपी बीओआई एजेपी, ए अवॉइड टैक्स एंड डी डिसकंटिन्यू बिजनेस। याद आ गया, रिवाइज भी हो गया, अच्छा था क्वेश्चन। और क्वेश्चन करें, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट, ये स्कोप ऑफ इनकम का क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ इनकम, कौन से इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी नॉन रेसिडेंट के लिए? सैलरी रिसीव इन इंडिया, मनी का कनेक्शन इंडिया से हो गया, ऑफ कोर्स टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, अगेन मनी का कनेक्शन इंडिया से होगा, ऑफ कोर्स टैक्सेबल होगा। फॉरेन इनकम रिसीव्ड एंड अर्न आउटसाइड इंडिया, देखो ना तो यहाँ इनकम का कनेक्शन इंडिया से है ना ही यहाँ रेसिडेंट का कनेक्शन इंडिया से है, तो ये इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, इनकम का कनेक्शन इंडिया से हो गया तो ये भी टैक्सेबल होगा। गॉट इट। नेक्स्ट, HUF इज कंसीडर रेसिडेंट इन इंडिया, HUF को कंसीडर किया जाता है रेसिडेंट, all the member reside in India, कर्ता इज रेसिडेंट इन इंडिया, कर्ता के लिए जो हमारी कंडीशन आती है वो रेसिडेंट की नहीं, वो ऑर्डिनरी या नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट के ऊपर आती है, लेकिन रेसिडेंसी देखने के लिए हमें देखना होता है उसका कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट। सो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। गॉट इट। नेक्स्ट, which of the following is not a person as per section 231, section 231 के अंदर हमने 7 टाइप ऑफ पर्सन पढ़े हैं, इसमें से कौन सा एक पर्सन नहीं है? ऑफ कोर्स बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट। ट्रस्ट किसी भी टाइप का आपका एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं आता इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एक रेसिडेंट बट नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल ऑन, एक रेसिडेंट है जो ऑर्डिनरी नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके ऊपर टैक्सेबल कौन सी इनकम होगी? इंडियन इनकम ओनली, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ग्लोबल इनकम होगी या ओनली इनकम रिसीव्ड इन इंडिया? अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द स्कोप ऑफ इनकम, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन इनकम तो होगी ही होगी, फॉरेन इनकम अगर उसका कनेक्शन कंट्रोल इंडिया से हो गया तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको मतलब किसको? रेसिडेंट एंड नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट को। नेक्स्ट, पोएम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ,
पॉइंट ऑफ इफेक्टिव प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इंडिविजुअल के लिए तो हम नहीं देखते, फर्म के लिए हम क्या देखते हैं, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखते हैं। लोकल अथॉरिटी के लिए भी हम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखते हैं। अगर मेरी इंडियन कंपनी के अलावा किसी फॉरेन कंपनी की मैं बात करती हूँ, फॉरेन कंपनी का अगर पोयम इंडिया में है तो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए मैं देखती हूँ। गॉट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट? कौन से इनकम एग्जम्प्ट होती है फ्रॉम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट से? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। देखो डिविडेंड का ना थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है। डिविडेंड में एक्चुअली क्या होता था, पहले जो डिविडेंड है ना वो टैक्सेबल कंपनी के हाथ में होता था। मतलब कि जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट के ऊपर कंपनी पहले टैक्स देती थी, उसके बाद उस प्रॉफिट को वो डिवाइड कर देती थी। लेकिन उसके बाद चेंज आया आपके फाइनेंशियल एक्ट 21 के अकॉर्डिंग आया था या 22 में, को ये ध्यान दे, एक बार चेक कर लेना। उसमें चेंज क्या किया कि अब डिविडेंड पे टैक्स कंपनी नहीं देगी, आपको सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिवाइड कर देना है। जिस पर्सन के पास जितने इनकम एज ए डिविडेंड आएगी तो वो पर्सन अब टैक्स पे करेगा। समझ में आया? तो एग्जम्प्ट तो नहीं होती, एग्जम्प्ट तो नहीं होती, टैक्स तो पे करना पड़ता है। फॉरेन बिजनेस इनकम भी आपकी एग्जम्प्ट नहीं होती, आपको टैक्स तो पे करना पड़ता है। सैलरी भी एग्जम्प्ट नहीं होती, बट जो एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी एग्जम्प्ट होती है, इसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंप्लीट कंसेप्ट एग्रीकल्चर इनकम का एंड पार्शियल इंटीग्रेशन का ही करने वाले हैं। अगला कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, ये हमारी थर्ड क्लास रहेगी। देन फोर्थ क्लास के अंदर हम 5 हेड्स ऑफ इनकम करेंगे, 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो क्लास के अंदर देखो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको लगातार समझ में आती रहेंगी, भले ही बशर्ते आप चीजों को साथ साथ रिवाइज करते चलो। नेक्स्ट 7th, a person is said to be resident and ordinary resident if he reside। बेसिक कंडीशन थी और एडिशनल कंडीशन थी। एक पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कितनी कंडीशन थी, मेरे को ये भी बता दो साथ साथ। ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कितनी कंडीशन थी? एक ही कंडीशन थी जी। कौन सी? 730 डेज वाली, 7 ईयर के अंदर, और 2 ईयर में रेसिडेंट होना चाहिए पिछले 10 साल में। तो आपकी एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ऑफ कोर्स बेसिक कंडीशन तो फुलफिल होनी ही होनी चाहिए। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किसको हमेशा इंडिया का रेसिडेंट ट्रीट किया जाता है? ऑफ कोर्स द लोकल अथॉरिटी, ये भी हमने देखा है। नेक्स्ट, foreign income earned and received outside India is taxable। foreign income earn और रिसीव हुई है इंडिया से बाहर, वो टैक्सेबल होगी। foreign income रिसीव हुई है इंडिया से बाहर तो वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? अगेन स्कोप ऑफ इनकम, आपके वो ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आपकी टैक्सेबल होगी, क्योंकि यहाँ आपको नहीं बता रखा कि उस फॉरेन इनकम जहाँ से अर्न हो रही है उसको कहाँ से मैनेज एंड कंट्रोल किया जा रहा है, ये बता ही नहीं रखा। तो आप नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट इसका आंसर नहीं दे सकते। नेक्स्ट,
Which of the following is not a basic condition for determine individual resident status? Not a basic condition, नोट को ध्यान रखना, कौन सी एक बेसिक कंडीशन नहीं है। स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर, बिल्कुल ये आपकी बेसिक कंडीशन के अंदर आता है। स्टे इन इंडिया 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 इन 4 प्रीवियस ईयर, बिल्कुल। इनकम का कोई भी प्रोविजन आपकी बेसिक कंडीशन में नहीं आता। सो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका इनकम का कोई भी प्रोविजन आपकी बेसिक कंडीशन का पार्ट कभी भी नहीं बनता, इसको ध्यान रखो। क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चंस भी समझ में आए? किसी का कोई भी डाउट है? चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। बेटर तरीके से समझने के लिए हमेशा प्लेलिस्ट को रेफर किया करो भाई, क्योंकि उसमें सीक्वेंस में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। गॉट इट? चलिए, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।